हेलो क्लास, मैं उज्जवल सर आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है 4.8 किसी समतल में एक समान त्वरण से गति। ठीक है, तो आप सभी से आग्रह है कि अगर आप अच्छे से इन सभी वीडियोस का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको पूरी की पूरी वीडियोस देखनी चाहिए। ठीक है, आप आधा देखते हैं, आधा नहीं देखते हैं, आधा देखते हैं, थोड़ा भगा भगा के ऐसे वैसे देखते हैं, क्लास में जबरदस्ती आपको देखना पड़ता है तो आप देखते हैं, इसीलिए समझ में आती है। वीडियोस में आप ठीक से नहीं देखते, ठीक से जो है ना आप एकदम एक एक सेकेंड आगे नहीं जाते हैं। ठीक है ना, आप भगा भगा के देखते हो इसलिए कुछ समझ नहीं आती है और आप मान लेते हो कि मुझे कुछ नहीं समझ में आती है। ठीक है, कुछ बच्चे जो खूब अच्छे से देखते हो उन्हें पूरा समझ में आता है। ठीक है ना, तो आप जो है अभी एग्जाम के व्यू से, हमारा पेपर है कल, तो एग्जाम के व्यू से खूब अच्छे से देखिएगा आप इनको। ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा इनको जो है ना देखने का अभी फटाफट, है ना, अच्छे से पूरा का पूरा देखिए। किसी समतल में एक समान त्वरण से गति। ठीक है ना, आप बताएं मुझे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? समतल में एक समान त्वरण से गति। एक समान त्वरण से गति समतल में पढ़ रहे हैं, बोलिए हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ, यदि त्वरण एक समान है, त्वरण क्या है? एक समान है, तब मुझे बताओ इस स्थिति में क्या होगा? त्वरण अगर एक समान है दैट मीन्स किसका परिमाण, त्वरण एक सदिश राशि है तो त्वरण के परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा त्वरण का समय के साथ, त्वरण का समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, बोलो हाँ या ना। समय के साथ क्या होगा? परिवर्तित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? त्वरण। तभी वो परिमाण है ना, त्वरण एक समान बोला गया है किसी समतल में, है या नहीं है? ओके, अगर मान लीजिए अगर आपका त्वरण एक समान है, बोलिए त्वरण अगर आपका क्या है? एक समान, तो आप त्वरण ए वेक्टर बराबर क्या लिखोगे? त्वरण एक समान हो तो आप त्वरण बराबर क्या लिखोगे? v वेक्टर माइनस u वेक्टर और डिवाइड बाय t। लिखोगे या नहीं लिखोगे? बोलो, क्या तुम t ला के इधर गुना कर सकते हो? अगर करोगे तो क्या निकलेगा तुम्हें? a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t वेक्टर। बच्चों, जब भी त्वरण हमारे पास एक समान है तो हम लोग एक समान त्वरण के लिए ये वाली फॉर्मूले से हम लोग त्वरण निकालते हैं। बोलो हाँ या ना। निकालते हो तो समय को उधर लेके आए तो a वेक्टर t बराबर में क्या आ जाएगा? v वेक्टर और माइनस u वेक्टर आएगा। बोलो, तो तुम ही बताओ कि इधर से तुम जो है वह u वेक्टर को इधर लेके आओगे तो बोलो क्या मिलेगा? v वेक्टर बराबर मिलेगा u वेक्टर और प्लस a वेक्टर t। बोलो हाँ या ना। पक्का? अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि यहां जो v वेक्टर है इसके कंपोनेंट कितने होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। या फिर ये समीकरण अगर हमारा समतलीय है बच्चों, ये वेक्टर क्या है हमारा? समतलीय। फर्स्ट समीकरण समतल में गति कर रहे कण के वेग को व्यक्त करता है। कण के वेग को व्यक्त करता है। बोलो हाँ या ना। पक्का ना? कण के वेग को व्यक्त करता है। बोलो, अब एक बात बताओ, अगर ये कण का वेग है समतल में तो दैट मीन्स यह वेग के कितने घटक होंगे? दो। तो x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश वेग। बोलो x अक्ष के अनुदिश वेग क्या होगा? तो v वेक्टर का x अक्ष के अनुदिश जो है ना प्रभाव कितना होगा? vx वेक्टर। अरे u वेक्टर का प्रभाव x के अनुदिश कितना होगा? ux वेक्टर और प्लस a वेक्टर का x के अनुदिश घटक कितना होगा? ax वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय t। भाई टाइम का कोई घटक थोड़ी ना होता है कि टाइम का x की दिशा में प्रभाव कुछ और हो जाएगा।
भाई प्रभाव तो उसी का निकलेगा जो सदिश राशि होती है। ये जो हमारे पास वेग, ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है ना, तो इसीलिए इसके घटक निकलते हैं। घटक मतलब x के दिशा में, तो भाई सदिश राशि इसीलिए x के दिशा में और y की दिशा में उसका कुछ और वैल्यू होगा। समय क्या है? अदिश राशि, तो यह स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, तो दूसरा समीकरण ये मिला। तो दैट मीन्स कि अगर कोई कण समतल में गति कर रहा है तो उनके जो अंतिम गति के समीकरण हैं वो दो रूप में जो है ना उत्पन्न किए जाएंगे। एक तो x के अनुदिश जो वेग होगा वो हो जाएगा vx वेक्टर बराबर में ux वेक्टर प्लस ax वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t। भाई ये क्या है? तो ये x अक्ष के अनुदिश अंतिम वेग है। ये कौन सा वेग है? अंतिम वेग। किसके अनुदिश है ये? x के अनुदिश। बच्चों ये क्या है? ये है प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग। किसके अनुदिश है? x के अनुदिश। बच्चों ये क्या है? ये है आपका त्वरण। किसके अनुदिश? x के अनुदिश। और ये तो टाइम है हमारा। चलो ठीक है, आप जल्दी से बचाओ है ना, बताओ कि भैया x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश इसकी गति कितनी होगी? अरे ये बात समझ रहे हो कैसे हो रहा है? नहीं समझ रहे हो? अरे नहीं समझ रहे हो? ये x है और ये y है। कोई वस्तु मान लो यहां पर था, इस P बिंदु पर था और यहां से वो यहां चला गया, तो जल्दी से मुझे बताइए कि P से अगर ये N तक गया है और ये O बिंदु है, तो अगर ये P से N तक गया है तो इसके क्या क्या बदले होंगे? भाई इसके पास P के पास x भी होगा और y भी होगा, N के पास x भी होगा और y भी होगा। बोलो हाँ या ना? तो दैट मीन्स इसके अगर कोई कण इस रास्ते पर चलना शुरू करता है बच्चों तो इसके वेग होंगे। बोलो हाँ या ना? और ये वेग दो घटकों में प्रभावित होगा। कौन कौन सा? vx वेक्टर एंड vy वेक्टर। बोलो हाँ या ना? अगर इस बिंदु पे कोई प्रारंभिक वेग होगा तो वो भी दो घटकों में प्रभावित होगा। बस दो घटकों में इसके प्रभाव होंगे, एक तो ux वेक्टर और दूसरा uy वेक्टर। बोलो हाँ या ना? अगर इस पथ पर चलते समय जो x और y तल में चल रहे हैं, उस पथ पर चल रहे कण का जो त्वरण होगा उसके भी दो घटक होंगे, एक तो ax वेक्टर और दूसरा ay वेक्टर। नहीं समझ रहे हो? कोशिश करो समझने का। तो y अक्ष के अनुदिश वेग क्या होगा? तो बोलो क्या होगा? भाई अगर कोई समतल में चल रहा है तो उसके वेग के जो समीकरण है वो दो घटकों में जो है ना प्रभावित हो जाएंगे। दो घटकों में यह व्युत्पन्न किए जाएंगे, एक तो x के अनुदिश और दूसरा y के अनुदिश। तो बोलो vy वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? uy वेक्टर प्लस ay वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय t। अरे नहीं समझ रहे हो? बोलो, ये हो गया हमारा थर्ड समीकरण। समझ में आई? भाई इन दोनों समीकरणों को अगर तुम जोड़ दो तो क्या आएगा? आएगा vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर बराबर, भाई बायां पक्ष जुड़ गया, दायां पक्ष जुड़ेगा तो क्या होगा? ux वेक्टर और प्लस uy वेक्टर प्लस ax और ax दोनों के पास t है, t कॉमन हो जाएंगे, अंदर क्या हो जाएगा? ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। बोलो हाँ या ना? अब भाई यही तो होता है, vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। अंतिम वेग भाई vx प्लस vy, तो यही मिलके v वेक्टर देगा बराबर भाई ux वेक्टर प्लस uy वेक्टर, ये मिलके क्या देगा? u देगा, और ax वेक्टर प्लस ay मिलके क्या देगा? a वेक्टर देगा और मल्टीप्लाई बाय t देगा। देखो देखो भाई मिला या नहीं मिला? जो अंतिम समीकरण तुम जिस समीकरण को कह रहे थे कि ये दो भागों में बढ़ चुके हैं, ये मिला या नहीं मिला? कब मिला भाई? ये कब मिला? जब आपने, ये कब मिला? जब आपने सेकेंड समीकरण और जोड़ दिए किसके साथ? थर्ड समीकरण के साथ। तो आपको पता तो है क्या कि भाई अगर कोई मेरे पास सदिश है जो x और y तल में चल रहे हैं और इसके पास अगर कोई अंतिम v वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x के दिशा में जिसका नाम होगा vx वेक्टर और एक होगा y के दिशा में जिसका नाम होगा vy वेक्टर। बोलो हाँ या ना? पक्का? तो बस अब बताओ तुम v वेक्टर बराबर क्या लिखते हो? v वेक्टर बराबर लिखते हो vx वेक्टर प्लस
बी वाई वेक्टर, यही लिखते हो, बोलो हाँ है ना। तो यही बात हमने यहां पर किया है कि जो हमारे पास बी वेक्टर के थे, है ना, वेग थे, उनको मैंने दो, ठीक है, लंब दिशाओं में क्या कर दिया, वियोजित कर दिया, इनके प्रभाव निकाल दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है यह समीकरण। बोलिए, लिखे जा सकते हैं, ये है या नहीं है? चलिए, तो आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। हाँ, यह हो गया किसी समतल में एक समान त्वरण से गति। अगर किसी समतल में एक समान त्वरण से गति कर रहे हैं, ये समीकरण आपको पता है ना, न्यूटन के गति के 3 समीकरण उत्पन्न किए गए थे। एक तो v बराबर यू प्लस एटी, एक किया गया था x बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक किया गया था v स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये तीनों समीकरण जो उत्पन्न हुए थे वो किसके लिए उत्पन्न हुए थे? एक समान त्वरण के लिए। तो यही बात है, इस किसी समतल में जब एक समान त्वरण से कोई वस्तु गति कर रहा हो तो यह गति के समीकरण उत्पन्न होंगे। पहला वाला जो समीकरण उत्पन्न होगा उसके 2 घटक होंगे इस तरीके से। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल। अब किसी समतल में अगर कोई गति कर रहा है तो उसके भी, अगर कोई है ना वस्तु समतल में गति कर रहा है तो उसके विस्थापन वाला जो न्यूटन की गति का जो सेकेंड समीकरण था वो कैसे निकलेगा भैया? वो कैसे निकलेगा बताइए भैया, जरा बोल के बताइयो। ठीक है, अभी दिखाता हूं, रुक जाइए। अभी हम देखते हैं कि कैसे निकलेगा। देखिए, आपको पता है क्या कि अगर हमारे पास कोई कण है और वो अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई कण है जो x और y में चल रहा है, तो उसका मूल बिंदु के सापेक्ष में विस्थापन किसे दिखाते हैं आप? r वेक्टर से। मान लीजिए कोई बिंदु P पर गया, बोलिए हाँ या ना? तो आप सेकेंड समीकरण जो उत्पन्न करेंगे वो क्या उत्पन्न करेंगे? जो न्यूटन के गति के जो सेकेंड समीकरण थे वो क्या उत्पन्न करोगे आप? क्या उत्पन्न करोगे बोलो? वो उत्पन्न करोगे r वेक्टर बराबर में r नोट वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर में u वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t हाफ a वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर। न्यूटन की गति का समीकरण इस तरह से लिख दिया आपने। भाई यहां से r वेक्टर जो विस्थापन है उसके 2 प्रभाव होंगे। एक तो x की दिशा में, उसको किसे लिखेंगे? rx वेक्टर से। r वेक्टर का y की दिशा में होगा, उसको हम लोग किसे लिखेंगे? बोलो, ry वेक्टर से। बोलो हाँ या ना? अगर मेरे पास u है तो वो 2 समकोणिक निर्देशांक के अनुदिश घटक क्या होगा? इस u वेक्टर का समकोणिक निर्देशांक के अनुदिश घटक क्या होगा? अगर इस x और y में अगर ये यात्रा कर रहा है तो इसके प्रारंभिक वेग का 2 घटक होगा। एक तो x की दिशा में ux वेक्टर, अगर मान लो कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u वेक्टर से चल रहा है इस लाइन पर, तो इसके 2 घटक होंगे, एक तो ux वेक्टर और दूसरा uy वेक्टर। बोलो हाँ या ना? यही तो हम यहां लिख रहे हैं कि ux वेक्टर और एक uy वेक्टर। टाइम का तो कोई अदिश राशि है, कोई घटक नहीं होगा भाई। a वेक्टर के ax वेक्टर और ay वेक्टर। बोलो हाँ या ना? तो बोलो, इस समीकरण को आप क्या लिख सकते हो? अगर कोई कण समतल में गति कर रहा है तो एक तो होगा x के अनुदिश जब गति कर रहा हो, x अक्ष के अनुदिश, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? rx वेक्टर बराबर में ux वेक्टर मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ गुना में ax वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? एक तो होगा हमारे पास y के अनुदिश अगर कण जा रहा है तो उसके विस्थापन क्या हो जाएंगे? ry वेक्टर बराबर में uy वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय t और प्लस हाफ ay वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? तो
यह हो जाएंगे हमारे विस्थापन के समीकरण। उसी तरह से अगर न्यूटन की गति जो तीसरे समीकरण है वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर और मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय एक्स, या फिर यहां पे आर वेक्टर कह लो, v वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय u वेक्टर का स्क्वायर 2a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय r वेक्टर बाय, इस समीकरण के भी दो घटक होंगे, एक तो हो जाएगा vx का स्क्वायर ux का स्क्वायर प्लस 2ax मल्टीप्लाई बाय rx। बोलिए हाँ या ना। एक तो हमारे पास ये समीकरण हो जाएंगे, एक हो जाएंगे हमारे पास vy का स्क्वायर बराबर में किसका uy का स्क्वायर प्लस 2ay और ry, ये हो जाएगा हमारा थर्ड समीकरण। जो न्यूटन की गति के समीकरण थे वो किसी समतल में चलने पर इस तरह से वियोजित हो जाएंगे। न्यूटन की गति का जो सेकेंड समीकरण था वो इस तरीके से वियोजित हो जाएंगे। ये जो न्यूटन के थर्ड समीकरण है ये कुछ इस प्रकार से वियोजित हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। ये है बच्चों किसी समतल में एक समान त्वरण से गति करने वाले कण के समीकरण। बताओ कोई दिक्कत? इससे पहले हम लोग सरल देखिए गति पढ़े थे, उसके लिए हमने न्यूटन की गति का 3 समीकरण देखा था। अगर कोई वस्तु समतल में गति कर रहा है तो ये गति के समीकरण लगेंगे। आप सीधा नहीं निकालोगे वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2ax, बल्कि आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। पक्का? ओके, एक्स मैं इस पर जो है आपको सवाल भी बता दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए अब बच्चों हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है समतल में आपेक्षिक वेग। क्या नाम है उसका? समतल में आपेक्षिक वेग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये टॉपिक हो गया हमारा खत्म। ठीक है, ओके, बस जो मैंने समझाया आपको उसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, आपसे पूछेगा किसी समतल में एक समान त्वरण से गति करने वाले कण के जो हैं वह समीकरण क्या होंगे, गति के समीकरण क्या होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, और हम लोग देखेंगे भी न्यूमेरिकल जो है ना इससे कैसे सोल्व होने वाला है। ठीक है, चिंता मत कीजिए, अब चिंता मत कीजिए। थोड़े से और टॉपिक बच रहे हैं उनको खत्म कर लें फिर इस चैप्टर में, फिर हम लोग देखेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट है आपका, उसका नाम है 4.9 दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। 4.9 जिसका नाम क्या है? दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। बोलिए, तो दिक्कत? कितने विमाओं में? दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। ठीक है, देखिए आपने बच्चों आपेक्षिक वेग पढ़ा था, वो पढ़ा था क्या? पहले तो ये बताओ कि आपेक्षिक वेग होता क्या है? व्हाट इज रिलेटिव मोशन? आपेक्षिक वेग क्या होगा? आपेक्षिक गति क्या होगा? तो किसी गति करने वाले वस्तु का, किसी गति करने वाले वस्तु का विस्थापन किसी दूसरे गति करने वाले ठीक है, किसी गति करने वाले वस्तु का विस्थापन किसी दूसरे गति करने वाले वस्तु के सापेक्ष किसी गति करने वाले वस्तु का, यहां से विस्थापन हटा दो, किसी गति करने वाले वस्तु का
किसी दूसरे गति करने वाले वस्तु के सापेक्ष विस्थापन एवं समय में परिवर्तन के अंतराल को एवं समय में परिवर्तन के अंतराल को समय में परिवर्तन के अंतराल को समय में परिवर्तन समय में परिवर्तन के अनुपात को समय में परिवर्तन के अनुपात को आपेक्षिक वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं? आपेक्षिक वेग कहते हैं। अरे सबसे पहले तो ये समझो ना कि वेग क्या होता है। विस्थापन जिसको हम लोग मान लो डेल्टा आर वेक्टर से दिखा रहे हैं, और समय में परिवर्तन का अनुपात, ये क्या कहलाता है भाई? वेग कहलाता है। बोलो हाँ या ना। अब मान लो तुम्हारे पास भाई साहब एक कण ए था, दूसरा कण क्या था? बी था। भाई ए भी गति कर रहा है और बी भी गति कर रहा है। बोलो हाँ या ना। जो ए वाले का वो ए वेग होगा वो भी ए होगा, बी वाले का वेग होगा वो भी बी होगा। भाई जो ए वाले का विस्थापन होगा वो आर ए होगा, जो बी वाले का विस्थापन होगा वो आर बी होगा। बोलो हाँ या ना। और इन दोनों के सापेक्ष जो विस्थापन होगा वो डेल्टा आर होगा। बोलिए, तो यहां से आपेक्षिक वेग बच्चों क्या हो जाएगा? ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, किसी ए कण का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन और बटा में समय। वेग बराबर तो यही होता है। बोलिए हाँ है ना। तो वी ए बी वेक्टर बराबर, यहां डेल्टा आर वेक्टर बराबर क्या आएगा बच्चों? डेल्टा आर वेक्टर बराबर डेल्टा आर, इसके दो घटक होंगे, एक तो एक्स की दिशा में और दूसरा वाई की दिशा में। बोलिए, और बटा में क्या? डेल्टा टी। पक्का? बोलो हाँ या ना। एकदम कंफर्म है? ठीक है बच्चों, ये जो डेल्टा आर वेक्टर होगा वो किसका होगा? ए बी का। तो ये डेल्टा आर एक्स किसका होगा? ए बी का। और ये डेल्टा आर वाई किसका होगा? ए बी का। बोलो, अब डेल्टा टी से भाग कर दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा? वी ए बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा आर वेक्टर एक्स कंपोनेंट में किसका? ए बी का, और बटा में क्या? डेल्टा टी। नहीं समझ आया यहां पर? भाई ए का वेग बी के सापेक्ष, तो विस्थापन में होना चाहिए किसका? ए का बी के सापेक्ष। अब इसके दो घटक होंगे, तो भैया एक्स के अनुदिश विस्थापन किसका? ए का बी के सापेक्ष। समझ रहे हो भाई? वाई के अनुदिश विस्थापन किसका? ए का किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। समझ में आई? बिल्कुल। प्लस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा भाई साहब डेल्टा आर वाई वेक्टर किसका? ए का किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। बटा में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना। भाई यही क्या बन जाएगा? वेग बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। किसके अनुदिश? एक्स के अनुदिश किसका? ए बी का। प्लस ये क्या बन जाएगा भाई साहब? ये बन जाएगा वी वाई। भाई विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है। किसकी दिशा में? वाई की दिशा में। किसका? ए का। भाई किसके सापेक्ष में? बी के सापेक्ष में। अरे नहीं आया मजा? अरे गधों, नहीं आया मजा? भी वेक्टर ए बी, तो ए बी वाले का वेग, भाई ए का वेग बी के सापेक्ष में है, तो ये तो आपका समतल में है, तो इसके दो घटक होंगे, एक तो एक्स के अनुदिश किसका वेग? ए का वेग बी के सापेक्ष, एक्स के अनुदिश वेग ए का बी के सापेक्ष, प्लस उसके दूसरे कंपोनेंट किधर होंगे? वाई के अनुदिश। बोलो हाँ या ना। अरे नहीं आई क्या? नहीं आई क्या? ये एक्स है, ये वाई है। बोलो हाँ या ना। मान लो तुम्हारा वेग है इधर। अरे वेग कैसे? देखो दिखाता हूं। अरे टिंकू गधों में देखो दिखाता हूं। देखो ये हो गया तुम्हारा क्या? आर वेक्टर। बोलो हाँ या ना। ये हो गया तुम्हारा क्या? आर डैश वेक्टर। बोलो हाँ या ना। और यहां से लेके यहां तक तुम्हारा क्या हो गया? डेल्टा आर वेक्टर। बोलो हाँ या ना। अरे इस डेल्टा आर के दो घटक होंगे। बोलो ये जो भाई साहब ये जो डेल्टा आर तुम्हें दिख रहा है इसके कितने घटक होंगे? दो। बोलो हाँ या ना।
कौन सा वाला? एक होगा तुम्हारे पास x वाला, और एक कौन सा होगा? y वाला। बोलो हाँ या ना? पक्का? अब जल्दी से बताओ, हमने लिखा है किसका? ए बी के सापेक्ष। तो अगर यहाँ ए बी लगाए तो ये भी किसका हो जाएगा? ए बी का। और ये भी किसका हो जाएगा? ए बी का। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? समझ रहे हो ये बात? तो ये हो गया अपेक्षिक वेग। समझ में आई बात? पक्का? दोबारा समझना इसको, दोबारा समझना, अपने वीडियोस को दोबारा प्ले करके। नहीं समझ में आए तो हमसे बात करना एक बार, ठीक है? मिलना जरूर, नहीं मिलोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा और नहीं मैं आपकी समस्या जान पाऊंगा। तो अगर आपको दिक्कत हो तो मुझसे मिलना। भाई साहब यहां से भी ए बी वेक्टर के बदले आप क्या निकाल सकते हो? यहां पर आप निकाल सकते हो भी बी ए वेक्टर। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी एक्स वेक्टर। किसका? बी का, ए के सापेक्ष, प्लस वी वाई वेक्टर। किसका? बी का, किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। बोलो हाँ या ना? पक्का? अरे पक्का? बोलो बोलो, आएगा या नहीं आएगा? आएगा? पक्के आएंगे? एकदम कंफर्म? अरे इस समीकरण को तोड़ कैसे भी लिख सकते हो? बोलो कैसे? देखो ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वी ए बी वेक्टर बराबर क्या होता है? वी ए वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर बराबर। भाई फिर इसको तोड़ के कैसे लिखोगे? बी एक्स वेक्टर ए माइनस ऑफ बी एक्स बी। बोलो हाँ या ना? भाई वी ए बी मतलब क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। किसका? एक एक्स का, एक्स एक्स। बोलो हाँ या ना? प्लस भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी वाई, किसका? ए का, माइनस क्या हो जाएगा? वी वाई, किसका? बी का। बोलो हाँ या ना? बोलो पक्का ना? बोलो पक्का ना? माइनस माइनस बोलो। तो यहां से भाई वी एक्स ए माइनस वी एक्स बी प्लस वी वाई ए माइनस वी वाई बी, ये भी प्रयोग कर सकते हो भी ए बी वेक्टर निकालने के लिए। बोलो आया ना? ये समझ में आ रही है? समीकरण समझ में आया? आया? नहीं आया तो पीछे आपका बहुत बहुत वीक है, आप पीछे जाके देखिए जितना मैंने क्लास में पढ़ा रखा है। बोलिए हटा दिया जाए इसको? चलिए हटाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्रक्षेप गति 4.10। प्रक्षेप गति, बोलिए हाँ है ना? 4.10, जिसका क्या नाम है? प्रक्षेप गति। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, समझ में आए तो बताइएगा। मुझे पता है कुछ भी नहीं आ रहा होगा, है ना? बिल्कुल सब कुछ आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल पूरा आ रहा होगा, है ना? कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। आती है तो दोबारा वीडियोस को चला के देखिए आप। ठीक है, कोई नई बात नहीं की है हमने इसमें। अगर नहीं आ रहा है तो आप में कमी है, पूरे जो है पीछे वाले चीजों को रिवीजन कीजिए। ठीक है, और आ रहा है बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। अगर आपको आ रहा है तो बहुत मजा आ रहा होगा आपको, आ रहा है समझ में तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रक्षेप गति पे आने वाले हैं, तो इन सबको हटा लिया जाए। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.10, जिसका क्या नाम है? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, ठीक है, प्रक्षेप गति, जिसको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति।
ठीक है, कौन सा गति? प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, चलिए आइए देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जब किसी वस्तु को गुरुत्व के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? गुरुत्व के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? गुरुत्व, धरती के सापेक्ष, ठीक है, धरती के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज तल में, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज तल में, ठीक है, क्षैतिज तल में फेंका जाता है, क्षैतिज तल में फेंका जाता है, तब वस्तु द्वारा किया जा रहा गति, तब वस्तु द्वारा किया जा रहा गति क्या कहलाता है? गति किधर है? गति क्या? प्रक्षेप गति कहलाता है, प्रक्षेप गति कहलाता है, ठीक है, प्रक्षेप गति कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो, मान लो तुमने किसी वस्तु को फेंका और ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, इस तल में फेंके, दैट मीन्स तुम वस्तु को ऐसे फेंके, बोलो हाँ है ना, या तो इस ऐसे फेंकोगे या फिर ऐसे फेंकोगे या फिर ऐसे फेंकोगे, बोलो हाँ है ना। तो जब वस्तु को यहां से फेंकोगे और पूरे ऊपर की ओर नहीं और ना ही नीचे की ओर, बल्कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में फेंकना है। तो भाई अगर तुम ऐसे किसी वस्तु को फेंकते हो, बोलो अगर ऐसे तुम किसी वस्तु को फेंकते हो, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के तल में फेंकते हो, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? पहले वस्तु ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आने लगेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, 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 फिर थोड़ा नीचे आएगा। इस तरह से यह इसका पथ हो जाएगा। अरे मजा आया? नहीं मजा आया भाई। जब किसी वस्तु को बीच में फेंकोगे, धरती और ऊर्ध्वाधर के बीच में फेंकोगे, तो क्या होगा? ये वस्तु पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा देर और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा देर और ऊपर गया, अब धीरे धीरे यह अब नीचे आने लगा भाई, अब नीचे आने लगा। सबसे पहले कहां गया? ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, और फिर ये कौन सा समय था भाई? ये था जब इसका ऊपर जाना बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर जाना बिल्कुल बंद। दैट मीन्स ये एक बिंदु है जिस बिंदु पर ऊपर का जो वेग है वो क्या हो जाएगा? शून्य। अरे बच्चों, इस समय जब वस्तु कोई वेग कर रहा होगा इस दिशा में, उसके कितने घटक होंगे? इस बिंदु पर दो, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, बोलो हाँ या ना? Vx और Vy। जब इस समय गति कर रहा होगा तो वेग जो v वेक्टर है उसके कितने घटक होंगे? दो, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, बोलो हाँ या ना? ये जो तुमने वस्तु किसी को ऊपर फेंका है, उसके ऊपर में गति के दो प्रभाव हैं, वेग का दो प्रभाव है, एक तो x की दिशा में और y की दिशा में। दैट मीन्स इस वस्तु को जो है ना, ये वाला जो हमने ये वाला जो बल दिया है, ये वाला जो बल दिया है भाई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में, वो क्या करेगा? इसको x में भी ले जाएगा और y में भी ले जाएगा। x का मतलब आगे ले जा रहा है, देखो इस कण को आगे ले जा रहा है, और y का मतलब इसको ऊपर ले जा रहा है, बोलो हाँ या ना? अब एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर इसके, देख लो इस समय जो वेग है वो इसी दिशा में है, v वेक्टर, बोलो हाँ या ना? और इसी दिशा में इसका x कंपोनेंट होगा। दैट मींस v वेक्टर इस बिंदु पर केवल x में जा रहा है, v का प्रभाव केवल x की दिशा में है, y की दिशा में नहीं है इस बिंदु पर, बोलो हाँ या ना? दैट मींस ये वस्तु ऊपर नहीं जाएगा। अब जब बच्चों इस बिंदु पे आ जाएगा v वेक्टर, तो इसके कितने घटक होंगे? दो। इस बिंदु पर दो घटक होंगे, एक किस दिशा में? इस दिशा में, और एक किस दिशा में बच्चों? y, नीचे की दिशा में। अरे v वेक्टर के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। भाई ये कण अब कहां आने लगा? नीचे आने लगा ना। तो नीचे का मतलब कौन सा दूरी तय कर रहा है? वो x दूरी तय कर रहा है या y दूरी तय कर रहा है? भाई नीचे जाना और ऊपर जाना, कौन सा दूरी बदलेगा? y। और आगे जाना और पीछे आना, कौन सा दूरी होगा? x। तो भाई इस समय जो वस्तु चल रहा है, जो v वेक्टर इसका वेग है, इसके दो घटक,
एक तो x की दिशा में जो आगे ले जा रहा है और एक नीचे ला रहा है, दैट मींस y वाला कंपोनेंट किधर आ जाएगा, नीचे। बोलो हाँ या ना। भाई इस बिंदु पर v वेक्टर है, इसके दो घटक, एक को x की दिशा में जो आगे ले जा रहा है, देख लो आगे जा रहा है, और y की दिशा में जो किधर होगा, नीचे की ओर। बोलो हाँ या ना। अरे नहीं आ रहा है क्या, अरे डाकू नहीं आ रहा है क्या। अरे अगर x और y तल हैं, इसमें अगर तुमने किसी वेग को दिखा रखा है तो इसके दो घटक, v वेक्टर के दो घटक, एक तो v वेक्टर के नीचे जो कि vx है, और एक v वेक्टर के ऊपर जो vy है। दैट मींस किसी भी सदिश का जो दो घटक होता है वो एक उस सदिश के एक नीचे होता है तो एक ऊपर होता है। अरे यहां पर अगर v वेक्टर है तो इसके दो घटक, एक ऊपर बनेगा और ऊपर वाला तुम्हें पता है किसके समांतर है, x के समांतर। तो कौन सा प्रभाव हो गया ये, vx वेक्टर। तो भाई इस वेक्टर के एक ऊपर बन गया तो एक कहां बनेगा, नीचे। बोलो हाँ या ना। तो ये वाला कौन सा घटक होगा भाई, ये वाला। ये होता है ऊपर प्लस y और नीचे होता है माइनस y, लेकिन है तो y ही का दिशा ना, तो vy वेक्टर। बोलो हाँ या ना। भाई इस बिंदु पर एक v वेक्टर है हमारा, इसके दो घटक, एक तो ऊपर बनेगा। बोलो हाँ या ना। तो ये वाला कौन सा हो गया, vx वेक्टर, और एक इस सदिश की किधर बनेगा, नीचे। तो ये वाला कौन सा दिशा हो जाएगा, vy वेक्टर। अरे नहीं आया क्या, आ जाना चाहिए अब तक, पक्का, एकदम एकदम आ गया। अब बच्चों ओ बिंदु से हमने किसी वस्तु को फेंका, भाई किसी वेग देकर फेंकेंगे तभी ऊपर जाएगा ना। दैट मींस इसको प्रारंभिक वेग हमने कुछ ना कुछ दिया है, जिसका नाम क्या है, u वेक्टर। बोलो कौन सा वेक्टर, u वेक्टर। अरे बोलो, अरे जिस बिंदु से तुमने फेंका है वहां से लेके और अधिकतम ऊंचाई तक चला गया, फिर यहां से नीचे आया, तो तुम जिस तल में फेंके थे, देखो यहां से फेंके थे, तो यहां पर तुम कहां पर थे, धरती पर। तो जब गेंद को धरती से फेंका जाए और पुनः जब ये धरती पे आ जाए, तो वहां से लेके और प्रारंभिक बिंदु तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज प्रास बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, क्षैतिज प्रास। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज प्रास। क्या होता है क्षैतिज प्रास, क्षैतिज प्रास का परिभाषा क्या बोला मैंने, जिस तल से, देखो ये धरती तो है, तो धरती से जब फेंका था किसी गेंद को और पुनः जिस बिंदु पर वह धरती पर आ जाता है, उस अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज प्रास। अरे समझ में आया क्या, चलो ठीक है। जिस तल से तुमने फेंका था, ये धरती है, यही तो धरती है, तो इस धरती से लेके और y के अक्ष पर जो सबसे अंतिम बिंदु है, जो सबसे अधिकतम बिंदु है, y वाला जो प्रभाव है या फिर y वाला जो विस्थापन है, उसका बिल्कुल सबसे अधिकतम वैल्यू, तो y का वैल्यू सबसे अधिकतम कहां है, इस बिंदु पर। इस बिंदु पर तो कम है, इस बिंदु पर कम है, और इस बिंदु पर सबसे अधिक है। तो y की सबसे अधिकतम वैल्यू, भाई यहां पर y क्या है, इस बिंदु पर y मैक्स है। बोलो हाँ या ना। तो y मैक्सिमम से लेके, y मैक्सिमम है ना, y का मैक्सिमम वैल्यू है ना भाई, यही हो गया h। और कौन सा वाला h, मैक्सिमम। मतलब ये बॉल सबसे अधिकतम ऊंचाई पर कहां पर पहुंचता है, इस बिंदु पर। अगर मैंने इसका नाम O दे दिया और इसका नाम A दे दिया और इसका नाम B दे दिया, तो बोलो किस बिंदु पर बॉल सबसे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है। अधिकतम ऊंचाई का मतलब समझ में आएगी ना, धरती से सबसे ऊपर वाले भाग पर, इस बिंदु पर होगा। इसको क्या बोलेंगे, h मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई। यह समझ में आ गई। ये क्षैतिज प्रास क्या होता है, ये समझ में आ गई, पक्का, एकदम क्लियर, पक्का। चलो ठीक है बच्चों, जिस बिंदु से किसी वस्तु को फेंका है और उसी तल में भाई इस बिंदु से फेंका किसी वस्तु को, आसमान में गया, आसमान में उड़ते उड़ते फिर ये धरती पे आ गया। तो जिस बिंदु से धरती से फेंका था और पुनः जिस बिंदु पर धरती पर आ गया, इतने दूर में, इतने समय में, मतलब इतने पथ पर, यहां से लेके और यहां तक, इतने पथ पर जितना समय लिया, उसको हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। काल का मतलब समय, उड्डयन का मतलब उड़ने वाला समय। भाई ये वस्तु कब तक उड़ रहा था, कितने देर तक, यहां से लेके यहां तक। तो इस पथ पर चलते वक्त जो कुल समय लिया गया, वही क्या है, इसका उड्डयन काल है। बोलो हाँ या ना।
उड्डयन काल समझ में आ गई, अधिकतम ऊंचाई समझ में आ गई, क्षैतिज परास समझ में आ गया, पक्का कंफर्म। चलो तो इसका मतलब तुम्हारा उद्धार हो गया है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। क्षैतिज सॉरी प्रक्षेप गति क्या होती है समझ में आ गई कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के तल में फेंका गया किसी वस्तु की गति को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति बोलते हैं। अरे बोल लो हाँ या ना। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, किसी तीर से मतलब किसी धनुष से चलाई गई तीर है ना, किसी धनुष से चलाई गई तीर, किसी बंदूक से चलाई गई गोली। अरे बोल लो हाँ या ना, बिल्कुल। उसके बाद कोई वायुयान लड़ाकू विमान, जो लड़ाकू विमान बिल्कुल धरती के समांतर चल रहा था और उस पर से बम गिरा दिया गया धरती पर, तो उस बम की गति कैसी होगी, प्रक्षेप गति होगी। अरे बोल लो हाँ या ना, बोल लो यस। कोई पत्थर जो धरती के समांतर से कुछ कोण बनाता हुआ मैंने ऊपर फेंक दिया, कोई पत्थर जो मैंने धरती से कुछ कोण बनाता हुआ कहां फेंक दिया, ऊपर, तो वो कौन सी गति होगी बोलो, प्रक्षेप गति। सबका मैं फिगर बना देता हूं बच्चों। मान लो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास धनुष था, इसमें मैंने क्या लगा दिया, तीर लगा दिया भाई साहब। अरे राम भगवान का तीर लगा दिया भाई साहब, और इसको मैंने छोड़ दिया, ऐसे लिया और छोड़ दिया। तो भाई ऐसे तो नहीं है कि सीधा ऐसे छोड़ देंगे, थोड़ा ऊपर करके छोड़ेंगे किसी को मारना है तो, बोलो है ना। तो दैट मीन्स ये वाला फिगर ऐसा बेस्ट रहेगा भाई, ऐसे बेस्ट रहेगा। ये मेरे पास धनुष है, यहां से मैंने तीर छोड़ा, बोलो है ना, तो तीर उड़ेगा 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 और नीचे आ जाएगा, बोलो है ना। तो ये तीर की जो पथ है वो कौन सा गति है, प्रक्षेप गति है। पहला एग्जांपल समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल, ये धरती है भाई, कोई आदमी मोटा इंसान था, ठीक है ना, कोई मोटा इंसान था भाई, उस मोटे इंसान ने अपने दोनों हाथों से पत्थर लिए और इसको कस के ऊपर फेंक दिया, बोलो ये कण कहां गया, सीधा, बोलो है ना। तो ये कौन सी गति हो गई, प्रक्षेप गति, बोलो है ना भाई। कोई वायुयान था, कोई क्या था, वायुयान था, ठीक है ना, ये वायुयान था कोई, बोलो है ना, बोलो ये क्या है हमारा, वायुयान, हवाई जहाज है भाई। तुम हवाई जहाज इसी को मान लो, मानते हैं हवाई जहाज नहीं है ये, मानते हैं भाई, इस पर उड़ के तुम कहीं जा सकते हो, मैं मानता हूं, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए हवाई जहाज मान लो भाई, ठीक है ना। और इस हवाई जहाज से किसी बम को मैंने फेंक दिया भाई, एकदम छोड़ दिया मैंने, कहा भाई पाकिस्तान तुम उड़ जा, तो भाई ये बम सीधा नीचे थोड़ी ना आएगा। अरे बम को भाई छोड़ दूंगा तो सीधा थोड़ी ना आएगा, हा। अरे ये जो वायुयान है वो आगे की तरफ जा रहा है ना, बोलो है ना। तो इस बम को छोड़ोगे तुम, क्या करोगे, छोड़ोगे, तो भाई इसके दो घटक होंगे, एक तो एक्स की दिशा में, बोलो है ना, और एक इधर होगा वाई की दिशा में, बोलो है ना। दैट मीन्स नीचे भी आएगा और आगे भी जाएगा, क्यों, अरे तुम जब बम को छोड़ोगे तो हवाई जहाज स्थिर थोड़ी ना है, हवाई जहाज चल रहा है, तो इस बम को आगे की ओर भी गति देगा और गुरुत्वाकर्षण इसको नीचे लेके आएगा, बोलो है ना। तो ये बम सीधा नीचे नहीं आएगा, बल्कि ये हवाई जहाज के कारण जो इसको आगे की ओर गति मिला है वो उस बम को आगे ले जाएगा। तो बम बच्चों सीधा नीचे नहीं गिरेगा यहां पर, बल्कि ऐसे करके गिरेगा, ऐसे करके गिरेगा भाई। तो मान लो किसी व्यक्ति को पाकिस्तान उड़ाना था और वो ठीक पाकिस्तान के नीचे आकर के, पाकिस्तान के ऊपर आकर के, यह मान लो पाकिस्तान है भाई साहब, पाक है ये पाक, और पाकिस्तान के ठीक ऊपर हवाई जहाज आ गया और वो चल रहा था और किसी व्यक्ति ने बम गिरा दिया और उसको लगा कि पाकिस्तान उड़ जाएगा, लेकिन गलत है भाई, पाकिस्तान नहीं भाई, तुम कजाकिस्तान को उड़ा दोगे, तुम किसको उड़ा दोगे, कजाकिस्तान को। तो ये बम जो गिराने वाला इंसान है ना, जो हवाई जहाज से उड़ रहा है, वो अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा ना तो पाकिस्तान के बदले कौन उड़ जाएगा, कजाकिस्तान उड़ जाएगा, बोलो है ना। तो इसको फिजिक्स पढ़ना चाहिए बिल्कुल भाई। हवाई जहाज जब यही रहेगा ना, हवाई जहाज जब यही रहेगा तब ये व्यक्ति अपने बम को छोड़ देगा, बोलो है ना।
और ये बम उड़ते 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 जाके यहाँ गिर जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये हवाई जहाज जब यहाँ पहुंच जाएगा तो ये बम गिरा चुका होगा यहीं पर, और जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर जाएगा तो ये पाकिस्तान को उड़ता हुआ देख लेगा, पाकिस्तान को उड़ता हुआ देख लेगा। समझ में आई? तो इस व्यक्ति को फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा पाकिस्तान को उड़ाने के लिए, बोलो हाँ या ना। पाकिस्तान के ठीक ऊपर जाके बम गिराए ना तो पाकिस्तान के बदले अफगानिस्तान उड़ जाएगा भाई। पाकिस्तान के ठीक पहले इंडिया में जब तुम खड़े होगे ना, इंडिया में तुमको बम छोड़ देना पड़ेगा, और जब इंडिया से तुम पाकिस्तान तक पहुंच जाओगे अपने प्लेन से, तब तक पाकिस्तान उड़ चुका होगा। बोलो हाँ या ना। मजा आया क्या? यही है प्रक्षेप गति। देख लो भाई, ये कौन सा गति है? प्रक्षेप गति। मतलब जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के तल में क्या कर दिया गया है? फेंक दिया गया है। बोलो मजा आया? पक्का आया? ओके ओके, आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। प्रक्षेप गति का डेरिवेशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।